वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में कैलकुलस स्टार्ट किया है जो कि 12th बोर्ड में लगभग 50% यहीं से रहता है। तो समय को देखते हुए आप लोग अच्छे से कैलकुलस के सभी वीडियो को देखेंगे और वीडियो को भगाकर नहीं देखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन होने की चांस बन जाएगा क्योंकि यह टॉपिक कैलकुलस है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्या कंप्लीट किया है तो मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के सभी पार्ट को हम लोग अच्छे से पढ़े थे। उसका डिटरमिनेंट पार्ट बाकी है, लेकिन मैट्रिक्स को हम लोग अभी तक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड में क्या पढ़े हैं, आईटीएफ। आईटीएफ कहने का मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जो 12th का टॉपिक है। मैट्रिक्स भी 12th का टॉपिक है और आईटीएफ भी 12th का टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री का 2 वीडियो अपलोड किया है और 2 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री 01, ट्रिग्नोमेट्री 02, उससे पहले एक बेसिक वीडियो बनाया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वीडियो जो 10th क्लास का ही लगभग बातें था। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो अपलोड किया है जो ट्रिग्नोमेट्री 11th का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस, और ये 12th का टॉपिक होता है। और 12th का टॉपिक में ये काफ़ी वेटेज रखता है, क्या, कैलकुलस। जब आप कैलकुलस को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपका 50% यहीं से कवर होता है। कहने का मतलब कि कैलकुलस जो होता है 12th का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और कैलकुलस को पढ़ने में थोड़ा वक्त भी लगता है। ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं। हम कैलकुलस का जो भी वीडियो बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाएंगे ताकि जल्दी कंप्लीट हो और पूरे आप लोग देखेंगे। और होता क्या है कि कैलकुलस ऐसा टॉपिक है, यानी कहने का मतलब कि कैलकुलस को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, A to Z पॉइंट को नहीं समझेंगे, तब तक कैलकुलस में कन्फ्यूजन होता रहेगा, है ना। और कहा भी जाता है कि कैलकुलस जो होता है काफ़ी भास्ट टॉपिक होता है 12th के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम वादे के साथ कहते हैं कि आपका कैलकुलस बहुत आसान होता है, बट आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर हर पॉइंट को, A to Z पॉइंट को जब हम समझते चलेंगे तो कहाँ कन्फ्यूजन होगा। हाँ, हो सकता है मे बी कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे, उस चीज़ को भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन हम जो पढ़ते चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, तो हर पॉइंट को पढ़ेंगे, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बशर्ते आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, और पहले कैलकुलस का सिलेबस समझ लेते हैं। हम लोग 12th का सिलेबस तो समझे ही हैं कि क्या होता है, लेकिन कैलकुलस का, यानी कहने का मतलब है कि कैलकुलस 44 मार्क्स का एग्जैक्ट होता है। कभी कभी होता है क्या है कि लगभग 50% कैलकुलस ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि 12th बोर्ड में 50% कैलकुलस ही होता है। तो चलिए उस 50% कैलकुलस को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक उसमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैलकुलस को। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कैलकुलस में 2 टॉपिक होते हैं, मेनली 2 टॉपिक होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और सेकेंड में क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट में हमने क्या बोला, डिफरेंशियल कैलकुलस, और सेकेंड में हमने क्या बोला, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो चलिए उस दोनों बातें को हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट में हमने क्या बोला था, डिफरेंशियल कैलकुलस, और सेकेंड में हमने क्या बोला, इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में, डिफरेंशियल कैलकुलस, और सेकेंड में क्या होता है दोस्त, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। और दोस्त ध्यान रखेंगे, ये जो कैलकुलस है कितने मार्क्स का होता है, 44 मार्क्स का, लगभग 50% का यही होता है। ठीक है, तो 44 मार्क्स में लगभग 22 मार्क्स का यहाँ से रहेगा और 22 मार्क्स का यहाँ से रहेगा। कहने का मतलब कि होता क्या है कि लगभग
44 मार्क्स में 50% ये है और 50% ये है, तो 22 मार्क्स। और होता क्या है कि कभी कभार इसमें से कुछ कम पूछ देता है, इसमें से कुछ ज़्यादा पूछ देता है, लेकिन दोनों मिला के 44 मार्क्स का ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद फिर इंटीग्रल कैलकुलस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, दोनों को देख लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है इसमें 3 टॉपिक होते हैं। कितने टॉपिक होते हैं? 3 टॉपिक। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एरो का साइन से डिनोट कर देते हैं और तीनों टॉपिक को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है? डिफरेंशिएशन। फर्स्ट में क्या होता है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब चलिए सेकेंड नंबर में क्या होता है? तो सेकेंड नंबर में होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, और थर्ड में क्या होता है? तो थर्ड में होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए हमने क्या देखा कि डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 टॉपिक होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है? डिफरेंशिएशन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डेरिवेटिव्स। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डेरिवेटिव्स। और चलिए सेकेंड में हमने क्या देखा है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, इसी डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन है। यानी कहने का मतलब कि ये जो हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे उसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। किसमें? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। क्लियर है? चलिए थर्ड में क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, चाहे तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव से पहले भी पढ़ सकते हैं या लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए इंटीग्रल कैलकुलस का हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स 5 टॉपिक होते हैं। कितने टॉपिक होते हैं? 5 टॉपिक। 5 टॉपिक को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चलिए सेकेंड में क्या पढ़ेंगे? तो सेकेंड में पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो थर्ड में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बाद क्या पढ़ेंगे? स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल इंटीग्रेशन। चलिए 5वां नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो 5वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब चलिए 5वां के बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 6ठा नंबर में। तो 6ठा नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चलिए डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है इसी इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक होता है। इंटीग्रल कैलकुलस का ही टॉपिक डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इनडिफिनिट में इतना सारा बात पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट क्या होता है? डिफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक बात पढ़ेंगे। फिर सेकेंड में क्या पढ़ेंगे? एज द लिमिट ऑफ सम। और थर्ड में क्या पढ़ेंगे? एरिया बाउंडेड बाय कर्व रीजन। थर्ड में क्या पढ़ेंगे? एरिया बाउंडेड बाय कर्व रीजन। तो जब इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लगभग जब आप ऑफलाइन में पढ़ेंगे, यानी कि ऑफलाइन में कैलकुलस को पढ़ाई करेंगे, तो लगभग 4 मंथ्स यही चलता है। ठीक है, और 4 मंथ्स चलेगा भी, तो 4 मंथ्स तो चलना अनिवार्य है ना, क्योंकि ये 50% यही होता है 12th में। तो हम लोग 4 मंथ लगभग ऑफलाइन में पढ़ते हैं, और वीडियो के माध्यम से जितना जल्दी हो सकता है हम लोग उतना जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप अच्छे से कैलकुलस पार्ट को देख लीजिए कि कहाँ पे हमको किस टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट में क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए इसको हम हटाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? डेरिवेटिव्स। और डिफरेंशिएशन का तीसरा नाम भी होता है। तो तीसरा नाम क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे डीसी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स।
और इसी का तीसरा नाम क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी। क्लियर है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इसी का दूसरा नाम क्या है, डेरिवेटिव्स, और तीसरा नाम क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको शॉर्टकट में हम लोग डीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो चलिए डिफरेंशिएशन का हम लोग पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स, आप जैसे एक मकान के बारे में सोचिए, तो एक मकान में बताइए कि जीना होता है कि नहीं, प्रत्येक मकान में जीना होता है। जीना कहने का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। ठीक है, जीना कहने का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं, और डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है। तो चलिए पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेप कम होना, किसी भी फंक्शन में एक स्टेप कम होना। अब जैसे हम लोग, अब बताइए कि एक स्टेप कम होने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक मकान है, क्या है, एक मकान है, और मकान में कहीं ना कहीं तो जीना रहता है, मतलब सीढ़ी तो बनाया रहता है ना। तो क्या करेंगे कि आप बताइए कि सीढ़ी का कितना स्टेप होता है। स्टेप तो बहुत सारा होता है, लेकिन सीढ़ी कितने टर्म में चढ़ा हुआ रहता है, तो 2 टर्म में चढ़ा हुआ रहता है। जनरली बात कर रहे हैं, सीढ़ी 2 टर्म में चढ़ाया हुआ रहता है। कहाँ तक, छत तक। ठीक है। तो मान लेते हैं कि सीढ़ी का एक स्टेप जैसे ही हम लोग चढ़ते हैं तो हम लोग को फिर क्या भेंट आता है, चौताल। बताइए, सीढ़ी का एक टर्म जब आप चढ़ते हैं, बताइए कि सीढ़ी का जब एक टर्म आप चढ़ते हैं तो चौताल मिलता है कि नहीं, और इस चौताल के बाद फिर वापस से हमको छत पे चढ़ने का सीढ़ी बनाया रहता है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम चौताल पे अगर खड़े हो जाते हैं, चौताल पे अगर हम लोग खड़े हो जाते हैं और उस चौताल से नीचे की तरफ अगर आएंगे तो डिफरेंशिएशन होगा, और उसी चौताल से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंटीग्रेशन होगा। बताइए कि जब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आएंगे कि नहीं। हाँ, डिफरेंशिएशन कब कहेंगे, जब स्टेप बाय स्टेप कांस्टेंट रेट से नीचे की तरफ आएंगे। स्टेप बाय स्टेप कांस्टेंट रेट से नीचे की तरफ आएंगे तो डिफरेंशिएशन होगा, और उसी चौताल से जब कांस्टेंट रेट से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन होगा। ठीक है। चलिए, तो आप क्या समझे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक स्टेप कम होना। तो वो तो हम लोग जनरलिटी भाषा पढ़े हैं, लेकिन मैथमेटिकली टर्म कैसे देखेंगे, तो मैथमेटिकली टर्म में डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन होता है कि किसी भी फंक्शन में d/dx लगाएंगे तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। फ्रेंड्स, आप एक बार अच्छे से समझिए, यानी कहने का मतलब कि कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कोई क्या है, फंक्शन है यहाँ पे, और इसमें क्या करेंगे कि d/dx लगाएंगे। तो d/dx लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है। और ये d/dx को हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x देख रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसके रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तभी जाके हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हैं कि dy/dx, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि y कोई क्वांटिटी है, y कोई फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है x के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। जैसे कुछ बातें को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे y कोई फंक्शन है, और इसमें क्या करेंगे, d/dx लगाएंगे, तो क्या कहेंगे कि y कोई क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो डिफरेंशिएट ऑफ y, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। चलिए, अगला एग्जांपल अगर मान लीजिए इस टाइप का दिया हो कि t कोई फंक्शन है और इसमें हम d/dx लगा देते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ t और विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। चलिए, और मान लीजिए इसी में अगर ऐसा हो कि dy/dt, तो बताइए y कोई क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में हो रहा है, t के सापेक्ष में हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y विथ
विथ रिस्पेक्ट टू क्या है टी, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स है, तो इस फंक्शन को यानी कि इस पूरे फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएट ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब डिफरेंशिएट ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए डी वाई बाई डी टी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है। चलिए अब बताइए कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे डी जेड वाई, अगर मान लीजिए डी थीटा है तो इसको क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएट ऑफ जेड, डिफरेंशिएट ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है। चलिए तो अब इसको हम लोग हटाते हैं। तो फ्रेंड्स आप क्या सीखें कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है तो उसमें आप क्या करेंगे डी बाई डी एक्स लगाएंगे। क्या करेंगे डी बाई डी एक्स लगाएंगे, और डी बाई डी एक्स लगाने के बाद हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला से आंसर निकालेंगे, जो कि हम लोग अभी स्टैंडर्ड फार्मूला को अच्छे से लिखते हैं और अच्छे से समझेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ एक्स और इसका क्या करना है डिफरेंशिएट। तो फ्रेंड्स एक बात अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको पहले क्या कहेंगे y के बराबर। यानी कि दुनिया का कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले आप y के बराबर मान लीजिए, और y के बराबर जैसे ही मानेंगे तो बताइए इसमें हमको लगाना क्या था डी बाई डी एक्स, तो यहाँ भी क्या करेंगे डी बाई डी एक्स लगाएंगे। क्लियर है। चलिए तो इसमें हमने क्या किया कि पहले y के बराबर माने किसी फंक्शन को, उसके बाद क्या करेंगे कि डी बाई डी एक्स इस साइड भी लगाएंगे और डी बाई डी एक्स इस साइड भी लगाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे डी बाई डी एक्स लग गया तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हम लोग आगे आंसर निकाल लेंगे। तो जैसे ही आंसर निकाल लेंगे तो हम लोग यही ना कहेंगे कि पहले क्वेश्चन क्या दिया था y इक्वल टू एफ एक्स, हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल गया जो आंसर आया। क्लियर है। तो चलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग y के बराबर मान लेंगे, और y के बराबर जैसे ही मान लेंगे तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही निकाल लेंगे तो हम लोग क्या निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन। अरे जैसे ही हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया इसका मतलब क्या मिल गया डिफरेंशिएशन मिल गया। तो चलिए हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला को अच्छे से लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फार्मूला को हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला में हम लोग स्टार्ट से लिखेंगे। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि y इक्वल टू एक्स टू डी पावर एन। हमने फर्स्ट में क्या लिखा है y इक्वल टू एक्स टू डी पावर एन, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स n जो आप देख रहे हैं n क्या है रियल नंबर है। क्लियर है। चलिए n क्या हमने लिखा है यहाँ पे रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनाइट तक, ठीक है, और प्लस इन्फिनाइट तक। निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, तो n क्या होगा रियल नंबर होगा, तब इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा देख लीजिए। तब डिफरेंशिएट यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा तो डी एक्स टू डी पावर एन बाई कितना डी एक्स, और इसका जो फार्मूला बनता है एक्स टू डी पावर एन का क्या बन जाता है एन इंटू में एक्स और एन माइनस वन। क्लियर है। चलिए सेकेंड नंबर में हम लोग 2 नंबर में देख लेते हैं। तो 2 नंबर में y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है और एक्स टू डी पावर कितना n है। यहाँ जो हमने k लिखा है k का मतलब हो गया कोई कांस्टेंट और n का मतलब हो गया रियल नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि k इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, कोई कांस्टेंट हो सकता है एंड n बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फार्मूला में भी टर्म को समझिए, स्टैंडर्ड फार्मूला में भी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उस चीज़ को भी आप अच्छे से समझिए, तभी जाके एग्जाम्पल्स क्लियर होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है k इंटू एक्स टू डी पावर n। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट को पहले बाहर करेंगे। जैसे ही कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो एक्स टू डी पावर n वाला टर्म बच जाएगा, तो एक्स टू डी पावर n वाला टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है कि आप डी बाई डी एक्स लगाएंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कांस्टेंट को हमने बाहर किया है। अब चलिए आप ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि कांस्टेंट को क्यों बाहर किए, तो जिस समय वेरिएबल पार्ट के साथ में कांस्टेंट रहेगा, कहने का मतलब कि कोई वेरिएबल पार्ट हो और उसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर किया जाता है रूल के अनुसार। उस चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि उस चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए तो यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट को हमने बाहर किया है, एक्स टू दी पावर एन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट एज इट इज यहाँ पे रहेगा और एक्स टू दी पावर एन का क्या हो जाएगा एन एक्स
n-1। क्लियर है। चलिए हम लोग 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या है कि केवल कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट रहेगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि k इज एनी कांस्टेंट। ठीक है। अब चलिए तो k इज एनी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे लिखेंगे, तो dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dk/dx इक्वल टू कितना 0। आपके माइंड में ये बात आया होगा कि सर कांस्टेंट को तो हम लोग बाहर करते हैं, कांस्टेंट को उस समय बाहर करेंगे जिस समय वो मल्टीप्लाई में हो वेरिएबल के साथ, लेकिन जिस समय अकेला हो तो उस समय बाहर नहीं करेंगे, उस समय उसका डिफरेंशिएट 0 होगा। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट क्या 0। और कहने का मतलब कि कांस्टेंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 -5 -4 -3 -इनफिनिट तक प्लस इनफिनिट तक कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। कन्फर्म है। चलिए तो अगर हम आपसे पूछ दें कि 5 का डिफरेंशिएट कितना होगा तो 0, 7 का डिफरेंशिएट कितना होगा तो 0, 1/2 का डिफरेंशिएट कितना होगा तो 0, -1/2 का डिफरेंशिएट कितना होगा तो 0। कन्फर्म है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। तो चलिए 4 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। तो 4 नंबर में क्या लिखेंगे कि y इक्वल टू 1/x⁴n, और यहाँ पे n क्या है, रियल नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d1/x⁴n बाई कितना dx, और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, तो -n/x⁴n+1। क्लियर है। चलिए अब हम लोग 5th नंबर में देख लेते हैं, यानी 5वां नंबर में। तो 5वां नंबर में देख लेते हैं y इक्वल टू e⁴x, और y इक्वल टू e⁴x है, तो इसका डिफरेंशिएट देखिए क्या होता है। और ये सभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे e⁴x और बाई कितना dx है, तो e⁴x का डिफरेंशिएट e⁴x सेम रहेगा। चलिए 6 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर में y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁴x, और इसका डिफरेंशिएट हम लोग देख लेते हैं, तो dy/dx और a⁴x बाई कितना dx है, तो a⁴x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, a⁴x इनटू में कितना log है। क्लियर है। चलिए हम लोग 7 नंबर में देख लेते हैं। तो 7 नंबर में जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है, √x है, तो इसका डिफरेंशिएट देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो dy/dx, तो d√x अब बाई कितना dx है, और √x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2√x। क्या हो जाएगा, 1/2√x। क्लियर है। यानी कि √x का डिफरेंशिएट 1/2√x फार्मूला होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग 8 नंबर में देख लेते हैं। तो 8 नंबर में क्या हो जाएगा कि 1/x, 8 नंबर में क्या है 1/x, और इसका डिफरेंशिएट देख लीजिए क्या हो जाता है, और सभी का सभी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो dy/dx इक्वल टू d1/x बाई कितना dx है, 1/x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, -1/x²। ठीक है। चलिए 9 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या है, y इक्वल टू log x। क्या है, log x। ये जो हमने log x लिखा है, इससे पहले हम लोग 1-2 बातें डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि log कितने टाइप का होता है, तो आप बताएंगे 2 टाइप का। कितने टाइप का, 2 टाइप का, फिक्स कर लीजिए। ठीक है। और 2 टाइप का तो कौन कौन लॉग होता है, तो फर्स्ट होता है नेचुरल लॉग, और सेकेंड क्या होता है, कॉमन लॉग। फर्स्ट में क्या होता है, नेचुरल लॉग, और सेकेंड में क्या होता है, कॉमन लॉग। उस दोनों लॉग को हम लोग पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिख दें log x, तो इसको हम लोग कौन सा लॉग बोलेंगे, नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग। और उसी में अगर हम बोल दें log x⁴a, तो ये कौन सा लॉग है, तो कॉमन लॉग। क्लियर है। चलिए अब कहने का मतलब कि यहाँ पे log x हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है log x⁴a, तो ये क्या हो गया, कॉमन लॉग, और ये क्या हो गया, नेचुरल लॉग। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है अंडर स्टूड ई रहता है। ठीक है। जिस लॉग के बेस में कुछ नहीं हो तो आप वहाँ पे समझेंगे ई, और जिसके बेस में ई हो जाए उसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, या जिसके बेस में कुछ नहीं हो उसको भी नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए जिसके बेस में अगर ए हो जाए, ए कहने का मतलब कोई कॉन्स्टेंट, ए कहने का मतलब कोई कॉन्स्टेंट 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉमन लॉग। क्लियर है। चलिए हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि log x⁴e है, इस फंक्शन को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ln x। ln x का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग। ठीक है। तो ln x कब हम लोग लिखते हैं, जिस समय बेस में ई नहीं हो उस समय हम लोग को ln x ही लिखना चाहिए। तो चलिए हम लोग y इक्वल टू log x देख रहे थे, तो ये कौन सा लॉग होता है, नेचुरल लॉग।
अब चलिए नेचुरल लॉग है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग एक्स बाई कितना डी एक्स है, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x। देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा है लॉग एक्स, बेस में कुछ नहीं दिया है तो अंडरस्टूड क्या है ई है, ठीक है, और इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलेंगे। चलिए हम लोग 10 नंबर में देख लेते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स 2d बेस कितना a, और इस लॉग का डिफ्रेंशिएट क्या होगा हम लोग देख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग एक्स 2d बेस a है यहाँ पे, और बाई कितना dx, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x इंटू में कितना log a। क्लियर है। चलिए हाँ फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे log x 2d बेस e है और यहाँ पे log x 2d बेस a है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10 के बाद हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं, और 11 नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लेकिन मॉड एक्स का फिलहाल हम लोग डिफ्रेंसिएशन लिख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी मॉड ऑफ एक्स बाई कितना डी एक्स है, और मॉड ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा +-1। क्लियर है। चलिए हम लोग 12 नंबर में देख लेते हैं। 12 नंबर में y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है और बटा में x टू दी पावर n है, तो इसका डिफ्रेंशिएट देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहेगा तो बाहर करेंगे, बताइए यहाँ पे 1/x टू दी पावर n बचेगा कि नहीं। जैसे ही कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो 1/x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x टू दी पावर n लिखेंगे, बाई कितना dx है। अब बताइए कि यहाँ पे कांस्टेंट था बेचारा एज इट इज रहेगा, 1/x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट हम लोग क्या देखे थे, -n बटे कितना x टू दी पावर n+1। क्लियर है। चलिए इसी चीज़ को अगर हम मल्टीपल करके ढंग से लिखे तो माइनस में n के और बटा कितना x टू दी पावर कितना n+1। क्लियर है। चलिए आगे लगातार हम लोग अभी फार्मूला ही देखेंगे। तो 13 नंबर में फार्मूला देख लेते हैं। तो 13 नंबर में क्या लिख रहे हैं, y इक्वल टू साइन x। अब जो हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे यानी कि डेरिवेटिव का फार्मूला लिखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो हमने 13 नंबर में क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स, अब बाई कितना डी एक्स है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब चलिए 14 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस एक्स, अब बाई कितना डी एक्स है, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। चलिए 15 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। तो 15 नंबर में क्या है, y इक्वल टू टेन एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं। तो y इक्वल टू टेन एक्स है तो डी टेन एक्स बाई कितना डी एक्स, डी टेन एक्स बाई डी एक्स, इसका वैल्यू फिर क्या निकल जा रहा है, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए 16 नंबर में देख लेते हैं। तो 16 नंबर में क्या है, y इक्वल टू कॉट एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं। तो y इक्वल टू कॉट एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉट एक्स बाई कितना डी एक्स है, और कॉट का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। चलिए अब हम लोग 16 के बाद 17 नंबर से लिखते हैं। तो 17 नंबर में क्या लिख रहे हैं, y इक्वल टू क्या सेक एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा डी सेक एक्स बाई कितना डी एक्स है, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू में कितना टेन एक्स। क्लियर है। सेक एक्स इंटू में टेन एक्स है। चलिए 18 नंबर में हम लोग लिख लेते हैं। 18 नंबर में लिख रहे हैं y इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉसेक एक्स बाई कितना डी एक्स है, और कॉसेक का कितना हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉट एक्स। क्लियर है। माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स है, ठीक है। अब चलिए 19 नंबर में हम देख लेते हैं। 19 नंबर से हम लोग लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहने का मतलब ITF, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 19 नंबर में, ठीक है। तो 19 नंबर में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो इसका डिफ्रेंशिएट देख लीजिए क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना डी साइन इनवर्स x बाई कितना डी एक्स है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस कितना x स्क्वायर। चलिए 20 नंबर में क्या लिखेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x,
और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस इनवर्स एक्स बाई कितना डी एक्स है, कॉस इनवर्स का -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 21 नंबर से लिखते हैं, इसको हटाते हैं। तो चलिए हम लोग 21 नंबर में लिखते हैं। 21 नंबर में क्या लिख रहे हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो क्या कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टेन इनवर्स एक्स और बाई कितना डी एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए 22 नंबर में लिख लेते हैं। तो 22 नंबर में क्या लिख रहे हैं, कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉट इनवर्स एक्स और बाई कितना डी एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा -1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग 23 नंबर में देख लेते हैं। 23 नंबर में क्या है, सेक इनवर्स एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सेक इनवर्स एक्स बाई कितना डी एक्स है, और सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। और स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो x है ये क्या है, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो चाहे तो आप इसको मॉड भी लगा सकते हैं क्योंकि मॉड ऑलवेज गिव मी पॉजिटिव। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कहेंगे 24 नंबर में। तो 24 नंबर में हम लोग क्या लिख रहे हैं, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और डी कॉसेक इनवर्स एक्स और बाई कितना डी एक्स है, और कॉसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा -1 बाई मॉड ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर -1। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप सभी फार्मूला को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कहीं से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। हमने सभी फार्मूला को यानी कहने का मतलब 24 तक यानी 24 तक हमने कंप्लीट लिखाया है और हर पॉइंट को अच्छे से हमने समझाया है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। जब तक आपको फार्मूला कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक एग्जाम्पल्स बनाने में दिक्कत होगा। तो कैलकुलस पार्ट है, आप लोग बारीकी से पढ़ते चलिए, हर पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझेंगे, किसी भी चीज़ को भगा के वीडियो में नहीं बनाएंगे। ठीक है, हर पॉइंट को हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे और वीडियो के माध्यम से आप लोग घर बैठे पढ़ाई करते रहिए लगातार। जहाँ तक संभव है हम वहाँ तक वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, आप लोग घर बैठे पढ़िए। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है पर कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देखिए, पूरे फार्मूला को याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। बेसिक एग्जाम्पल जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं x के पावर कितना है 5 है, और ये x के पावर 5 जो है 2017 में पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक में चेक कर लीजिए। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या है x टू दी पावर 5 है, तो इसका बोल रहा है क्या फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी कि आप dy बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसमें d बाई डी एक्स लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला टर्म में भी d बाई डी एक्स लगाएंगे, तो डी एक्स टू दी पावर 5 बाई कितना डी एक्स है। अब आप जरा हमको ये समझाइए कि हमने क्या लिखाया है आपको कि एक्स टू दी पावर n और इसमें डी बाई डी एक्स लगाए थे, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हुआ था n x n-1, और ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बताइए n के जगह पे क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसके जगह पे 5 भी तो आ सकता है ना। अगर यहाँ पे 5 हो जाए तो आप ही हमको बताइए कि यहाँ पे 5 इंटू में x होगा कि नहीं, और x के पावर 5 -1 होगा कि नहीं। क्लियर है। चलिए तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, x टू दी पावर n है और n यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 5 आ जाएगा, इंटू में x आ जाएगा और x के पावर कितना हो जाएगा 5 -1 हो जाएगा। क्लियर है, और x के पावर क्या हो जाएगा 5 -1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स के पावर कितना 4, और यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है y इक्वल टू कितना है 27 है, कोई बात नहीं है, हम लोग क्या कहेंगे dy बाई डी एक्स, और सभी एग्जाम्पल्स के लिए dy बाई डी एक्स ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे डी एक्स टू दी पावर कितना 27 बाई कितना डी एक्स है। बताइए 27 है तो एक्स टू दी पावर n क्या है, अब की बार 27 है, तो पहले क्या आ जाएगा 27 इंटू में x, और x के पावर कितना 27 -1। ये कौन सा पैटर्न लग रहा है, x टू दी पावर n वाला पैटर्न लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 इंटू एक्स टू दी पावर
कितना हो जाएगा 26, और यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। 27 में से 1 घटेगा तो 26 ही ना बचेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। y इक्वल टू क्या है, x टू दी पावर कितना है 2/3 है, क्या है 2/3 है। अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, सभी के लिए हमको फाइंड dy/dx है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या कहेंगे dy/dx, और x टू दी पावर कितना 2/3 बाय कितना dx है, और x टू दी पावर क्या है n वाला पैटर्न, n यहाँ पे क्या बन गया 2/3, n कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3 पहले आ जाएगा, क्योंकि x टू दी पावर n में क्या होता है पहले n उतरता है, इनटू में x उतरता है, और x के पावर n-1 होता है, ठीक है। तो पहले हमने n उतारा, n क्या है 2/3 उतार दिए, इनटू में क्या x, और x के पावर कितना हो जाएगा, इसमें से एक घटेगा कि नहीं, तो क्या कह देंगे 2/3 - 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, इसी को कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3 और x के पावर कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 3 जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 जाएगा तो 2 में से 3 घटेगा तो -1/3, तो हम लोग क्या लिखेंगे -1/3, ठीक है। और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चाहे तो इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से, यानी कि 2/3 इंटू एक्स के पावर कितना 1/3। कहने का मतलब कि जब निगेटिव पावर ऊपर हो तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल और भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको ऐसा मिल गया y इक्वल टू एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे dy/dx, सभी के लिए dy/dx ही करना है, dy/dx ही निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे dx टू दी पावर कितना 4/3 या बाय कितना dx है, बताइए कि x टू दी पावर n वाला पैटर्न लगाएंगे कि नहीं। फिर से रिकॉल हम लोग कर लेते हैं, x टू दी पावर n है और इसमें d/dx लगा दिए हैं, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, n इंटू में x और n-1, याद कीजिए फर्स्ट नंबर में हमने यही लिखाया था, ठीक है। तो x टू दी पावर n का n इंटू एक्स के पावर n-1, और n यहाँ पे क्या है रियल नंबर है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे x टू दी पावर n क्या है, n यहाँ पे क्या है 4/3 है, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा 4/3, देखिए ना यहाँ पे x टू दी पावर n है तो पहले n आ गया, इंटू में फिर क्या आ गया x आ गया, और इस x के पावर में n-1, मतलब इसमें से एक घटाए हैं कि नहीं बोलिए। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे x टू दी पावर n में 4/3 को नीचे उतार दिए, इंटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इस x के पावर n-1, n यहाँ पे क्या है 4/3 है, तो हम लोग क्या कहेंगे 4/3 - 1, क्लियर है। चलिए 4/3 इंटू में x के पावर कितना बताइए 3 यहाँ पे जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/3, इसमें कोई डाउट नहीं है, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए और भी एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, y इक्वल टू एक्स के पावर कितना -7। फ्रेंड्स आप अच्छे से ध्यान कीजिए कि जब भी नेगेटिव पावर हो तो नीचे लाके पहले उसको पॉजिटिव करेंगे, और जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे ले जाएंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे x टू दी पावर -7 है, तो इसको हम पहले dy/dx करने से पहले, अभी हम dy/dx नहीं लगाएंगे, पहले क्या करेंगे इस टर्म को हम पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे y इक्वल टू 1/x के पावर कितना +7, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे dy/dx इक्वल टू d1/x के पावर कितना 7 बाय कितना dx, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे 1/x टू दी पावर n वाला टर्म लगाएंगे। आप ही बताइए ना कि 1/x टू दी पावर n का फॉर्मूला हमने लिखाया है कि नहीं लिखाया है, इसका फॉर्मूला क्या लिखाया है -n/x टू दी पावर कितना n+1, और हमने ये बात अच्छे से बताया था कि यहाँ पे n क्या है रियल नंबर है, तो बताइए -n हुआ, मतलब इसमें माइनस लग गया, और बाटा देने के बाद x के पावर इसमें 1 जुट गया है, क्लियर है। चलिए तो हम लोग क्या कहेंगे -n, यहाँ पे n क्या है 7 है, तो -7 हो जाएगा, और बटा में x के पावर कितना हो जाएगा n+1, यहाँ पे है तो n क्या है 7, तो 7+1 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या कहेंगे अगला टर्म में, तो -7/x टू दी पावर कितना 8 हो जाएगा, क्लियर है, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो कहने का मतलब कि x टू दी पावर -7 को हमने पहले पॉजिटिव किया है, पॉजिटिव करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा -7/x टू दी पावर कितना 8 है, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं, इसको हटाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग फिर से देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आप घबराएंगे नहीं, वीडियो अगर लंबा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, प्रत्येक एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल्स कर रहे हैं बेसिक एग्जाम्पल्स है, और ये बेसिक एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी कौन सा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस का वेटेज कितना होता है 50% होता है 12th बोर्ड में, ठीक है। तो आप घबराएंगे नहीं, बारीकी से चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, y इक्वल टू 1/x टू दी पावर कितना 27 है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे देख लीजिए। ऊपर में बोला है फाइंड dy/dx,
फाइंड dy बाई dx, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू d1/x⁴ कितना 27 बाई कितना dx है। बताइए 1/x⁴ n है कि नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -n। n यहाँ पे क्या है 27 है, तो क्या कहेंगे -27 अब बटे x⁴ कितना n+1, n क्या है 27 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे कि नहीं, n+1 कहने का मतलब n क्या है 27, तो क्या कहेंगे 27 + 1 क्या हो जाएगा माइनस में 27 अब बटे x⁴ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। जैसे y = मान लेते हैं कि x⁴ कितना है माइनस में कितना है 25 है, तो क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट करने से पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इस फंक्शन को क्या बनाएंगे पॉजिटिव। तो y = क्या हो जाएगा 1/x⁴ कितना 25। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे dy बाई dx और d1/x⁴ कितना 25 x⁴ कितना 25 अब बटे कितना dx हो जाएगा। तो बताइए 1/x⁴ n वाला पैटर्न तो यहाँ भी ना लगेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में n, माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, n क्या है 25 और बटे x⁴ कितना 25 यानी 25 + 1, तो बताइए -25 बटे x⁴ कितना हो जाएगा 26। क्लियर है, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से एग्जाम्पल को सीखे हैं। और भी 1-2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कम्प्लेक्स भी होता है। जैसे y = मान लेते हैं यहाँ पे क्या है √x है, कोई बात नहीं है, √x तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ही हमने पढ़ा था कि √x का डिफरेंशिएट 1/2 √x होता है, लेकिन इसको हम लोग तोड़ के देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जैसे y = पहले क्या करेंगे रूट का मतलब पावर हाफ होता है, ठीक है, हमने पावर हाफ कर लिया है। अब क्या करेंगे dy बाई dx इक्वल टू dx⁴ कितना 1/2 बाई कितना dx है। अब क्या हो जाएगा बताइए x⁴ n लगाएंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा n पहले आ जाएगा, ठीक है, n(x) n-1 होता है ना, तो n × x n-1, तो इसमें से एक घटाएंगे कि नहीं, तो 1/2 - 1 बताइए 1/2 इंटू में x के बाद कितना हो जाएगा 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्या करेंगे निगेटिव पावर है तो इसको नीचे लाके पॉजिटिव करेंगे, तो 1/2 टाइम्स ऑफ x के पावर कितना +½ तो 1/2 टाइम्स ऑफ कितना √x, यही तो आंसर है। ठीक है, और यही तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में भी आया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऐसे भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो थोड़ा और भी कम्प्लेक्स हो। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल्स है y = कितना हो जाएगा रूट में x तो है ही और यहाँ पे क्या 3 है, तो क्या करेंगे y = पहले हम x के पावर 1/3 लिखेंगे। फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ लीजिए, √x हो तो रूट हटाएंगे तो x के पावर कितना हाफ आ जाएगा, और यहीं पे अगर मान लीजिए √x हो और यहाँ पे शॉर्ट में इसको बोलते हैं करने, तो इसको अगर हम रूट हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा x के पावर कितना 1/3। मान लेते हैं ऐसा हो x हो और यहाँ पे करने में क्या 4 हो, तो हम लोग क्या कहेंगे x के पावर कितना 1/4। मान लेते हैं ऐसा हो x² और यहाँ पे कितना 3 हो, तो हम लोग क्या कहेंगे x² के पावर कितना 1/3। मतलब ये जो होता है ना इन्वर्स में आ जाता है, क्या आ जाता है इन्वर्स में। क्लियर है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू dx⁴ कितना 1/3 और बाई कितना dx है। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁴ n का कितना लगेगा n पहले आ जाएगा इंटू में कितना x और n-1 तो 1/3 और -1 हो जाएगा। बताइए 3 यहाँ पे जाएगा तो 1 में से 3 घटेगा -2/3 हो जाएगा, तो 1/3 इंटू x बाई कितना हो जाएगा -2/3, और इस टर्म को चाहे तो नीचे ला के पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, तो 1 क्या कहेंगे 3 इंटू x बाई कितना 2/3, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी बातों को हमने बताया है आप बारीकी से देखेंगे और देखे भी होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो एक बार और वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद फिर थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।